Today we will do chapter 12 data handling. So, first we should know about the term data handling. So, data means that is the collection of numbers gathered to give some informations. जब हम ऐसे कुछ numbers को collect करते हैं जो आपको कुछ ना कुछ informations दे रहे होते हैं, so that is the data. For example, कि एक student है मोहन, ओके, और उसने यूनिट टेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिए हैं. तो जो सपोज करो कि उसके मैथ्स में 20 में से 20 आए हैं, ओके, साइंस में उसके 19 आए हैं 20 में से. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, ओके, द इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्क्स. सो दिस इज डाटा. इसको हम डाटा कहेंगे. इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन. नाउ व्हाट अबाउट द डाटा हैंडलिंग. डाटा हैंडलिंग जो आपकी कलेक्शन है उसको आप अगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हैं, सो दैट इज द डाटा हैंडलिंग. ठीक है, आप उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करो कि ये मैथ्स के मार्क्स हैं, ये साइंस के हैं, ये हिंदी के हैं, तो जो उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है दैट इज द डाटा हैंडलिंग. Okay, now in this chapter we will study about the some three words के बारे में आप इसको पढ़ेंगे. that is mean, median and mode. और ये है क्या? these are the central tendency. okay, और central tendency होती क्या है? जो आपकी डाटा होता है उस डाटा के अंदर जो आपकी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू होती है, नंबर होता है, उसके बीच में वो लाई करती है. सो उसी को आप सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं. ओके, तो ये आपकी 3 टाइप्स की होती है, मीन, मीडियन एंड मोड. ओके, इन द वर्कशीट फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशंस आपका डाटा होगा, जो डाटा की ऑब्जर्वेशंस होंगी, जो नंबर्स होंगे उनको आप ऑब्जर्वेशंस बोल रहे हैं, उनका ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे उनकी नंबरिंग से. दिस इज द वे टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन. Now this is the first question of the worksheet 1. The attendance in a school for a week is as follows. एक स्कूल के अंदर जो एक 1 वीक की अटेंडेंस गिवन है दैट इज 425, 430, 400, 408, 410 and 423. कैलकुलेट द मीन ऑफ द अटेंडेंस. तो ये आपकी 1 वीक की अटेंडेंस गिवन है. आपको कितनी भी वीक की अटेंडेंस दे दे, आप अगर आपको मीन निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए बोलता तो प्रोसेसर मेथड जो रहेगा वो सेम रहेगा. ओके, सो वी विल फाइंड द मीन ऑफ द अटेंडेंस फॉर अ वीक. नाउ these are the observations. ये आपकी observations हैं. So first we will arrange the data in the ascending or the descending order. तो आप अपनी ऐसी हैबिट बनाएं कि जब भी आपको डाटा दिया हुआ तो उसको अरेंज करें ascending या descending order में. Okay, now this is question. We arrange data in the ascending order. आप उसको ascending descending किसी भी order में arrange करके लिख लें एक बार के लिए. So this is observations. Okay, how to find the mean. मीन का भी अभी आपको फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशंस होंगी उसको आप ऐड करेंगे, देन यू विल डिवाइड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, तो आप इनको ऐड कर लें. हाउ, यस, मैंने इसको साइड में ऐड किया. सो एडिशन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज 2496. आप, दिस इज नॉट द रफ वर्क, रिमेंबर दिस. ओके, सो आप इनको ऐड किया तो ऐड करके आपकी ऑब्जर्वेशन का सम आया 2496. नाउ हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाउ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 1 2 3 4 5 6. सो 6 you will divide it by 6. अब आप इसको कैंसिल करेंगे so it will be 416. आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं. now 416 is the mean of the this data, this observations. This is our required answer. Okay, the next question is question number 2. Now this is our question number 2. The heights of 10 boys were measured in centimeters and the result were as follows. Okay, ये आपके 10 boys की height given है in centimeters. Give the answer of these questions. First question is what is the height of the tallest boy. तो आपको बताया गया था कि first to start the question write the data, given data in the ascending or the descending order. आप उसको पहले arrange कर लें
then you will give the answer. Okay, so the arrangement of data is this is okay. And our first question is, what is the height of the tallest boy? कि सबसे बड़े बच्चे की हाइट क्या है? टॉलेस्ट बॉय की हाइट आप देखिए, ये आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है और ये आपकी लार्जेस्ट वैल्यू है. सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट बॉय? दैट इज 151. सो आंसर आ जाएगा 151 सेंटीमीटर. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the height of the shortest boy? So see the observations. So सबसे छोटी height है 128. So answer is 128 centimeter, because height is given in centimeter. The next question is, what is the range of the data? अब आपको एक word आया है यहाँ पर range. So you should about the range. सो रेंज इज हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन. जो आपकी हाईएस्ट और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन है, दिस इज द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, दिस इज द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन. ओके, तो उनका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द रेंज. सो फाइंड द रेंज. 151 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 128. सो व्हाट यू विल गेट 23. सो 23 is the range of the data. Now the next part is fourth part. You have to calculate the mean of the observations. आपने इसमें mean find calculate करना है. So mean height you have to find. Mean height निकालनी है. So what will the formula? Sum of observations. Observations आपकी heights हैं. Okay. So sum of height divided by the number of observations means students. आपके students की height. Okay. So sum of observations divided by number of observations you can be right. सो यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस आपकी ये थी, ये हाइट्स थी, तो इनको ऐड करेंगे आप, सम निकालेंगे तो सम कितना आएगा 1421 एंड इट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दैट इज गिवन इन द स्टेटमेंट द 10 स्टूडेंट्स. ओके, सो divide by 10. You will convert into the decimal numbers. So 142.1 सेंटीमीटर. दिस इज द मीन हाइट. ये आपकी मीन हाइट रहेगी, ये आपकी एवरेज हाइट होगी 10 स्टूडेंट्स की. ओके, द नेक्स्ट पार्ट. The next is fifth. How many boys are there whose height are less than the mean height? ओके, तो आपको नंबर ऑफ बॉयज बतानी है जिनकी हाइट मीन हाइट से लेस देन है. सो आपने ये जो डाटा अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में, इसको आप देख सकते हैं. आपकी मीन हाइट आई है 142. तो 142 से लेस देन, तो कितनी ऑब्जर्वेशन है 142 से लेस देन? दीज आर द 4 ऑब्जर्वेशंस. देखिए 142 से लेस देन ऑब्जर्वेशंस है 1 2 3 4. सो फिफ्थ आंसर इज 4 ऑब्जर्वेशंस. ओके, now the next question. The next question is question number 3. A group of students are given a special test. The test was completed by various students in the following duration of time, that is in minute. You have to given. ये आपका एक स्पेशल टेस्ट हुआ है जिसमें टाइम लिमिट दी गई थी स्टूडेंट्स को कंप्लीट करने के लिए. तो किसी स्टूडेंट ने 17 मिनट में कंप्लीट किया, किसी ने 19 में, किसी ने 20 में. तो ये उनकी टाइम लिमिट गिवन है, कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स. ओके, विद इन दिस टाइम लिमिट. The first question is find the mean time taken by the students to complete the test. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको मीन टाइम निकालना है. तो मीन टाइम निकालेंगे आप, तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मीन? मीन निकालने का फॉर्मूला भी आपको बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, तो आप इनका सम कर दें, सभी का आप सम करेंगे, सबको ऐड करेंगे. साइड में आप ऐड करके देख ले लाइक दिस. मैं बार बार ऐड करके नहीं दिखाऊंगी. ओके, when you will add get 250. Okay, 250 divided by number of observations. These are the there are the 11 students. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These are the 10. Sorry, these are the 10 students divided by 10. 0 to 0 cancel, it is 25. So the mean time is 25 minute. Okay, the second part is find the new mean if another student who took 14 minutes is also included. अगर एक बच्चा और ऐड हो जाता है जिसने 14 मिनट ली हो, so you have to find the new mean. तो new mean आप कैसे निकालेंगे बच्चे? सो न्यू मीन मीन्स जितनी ऑब्जर्वेशंस थी आपकी उनका सम 250 था.
एक बच्चा और इंक्लूड हो गया, सो उसकी आपकी मिनट थी 14। ओके, तो नीचे आपके पहले 10 स्टूडेंट्स थे, अब 1 स्टूडेंट एडिड इंक्लूडेड, सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी बढ़ गई, दैट इज 11। ओके, अब आप इनको ऐड करेंगे, 264 डिवाइड बाय 11 इज 24, सो दैट इज द न्यू मीन 24 मिनट्स। तो एक बच्चे के आने से आपके जो मीन टाइम होगा वो 24 मिनट होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, the enrollment of a school during 7 consecutive years was as follow। enrollment means admissions, आप समझ सकते हैं कि ये आपको 7 consecutive years के admissions given है कि आपके फर्स्ट ईयर में इतने बच्चे आए हैं, सेकंड ईयर में इतने बच्चों ने एडमिशन लिया, थर्ड ईयर में इतने, तो 7 ईयर्स की आपको डिटेल गिवन है, डाटा गिवन है। ओके, एनरोलमेंट का तो फर्स्ट पार्ट में आपको मीन निकालना है, तो मीन वही निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको खुद करेंगे आप। और सेकंड पार्ट में आपको न्यू मीन निकालना है, इफ द एनरोलमेंट ऑफ द करंट ईयर दैट इज आल्सो इंक्लूडेड, तो बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह ही है। सो डू इट योरसेल्फ। ओके, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। In a factory, the total number of workers are 25। फैक्ट्री में total number of worker 25 है। Out of them, the average monthly salary of the 15 worker is 8,500। Okay, whereas the 10 worker have the average, means in this question you have to give the average। average का मतलब ही mean होता है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मीन सैलरी गिवन है 15 वर्कर की और 10 वर्कर की डिफरेंटली। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द मंथली एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द 25 वर्कर्स। तो आपने इन कंबाइन निकालना है सैलरी का 25 वर्कर्स का। हाउ टू सॉल्व इट नाउ, रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको मीन ऑफ 15 वर्कर सैलरी गिवन है, मतलब मीन गिवन है, आपको एवरेज गिवन है। ओके, मीन और एवरेज कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज द सेम मीनिंग ऑफ द मीन और द एवरेज वर्ड। ओके, सो एवरेज आपको 15 वर्कर की सैलरी का दिया हुआ है 8,500, तो सम कितना रहेगा, टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल जब आप निकालेंगे, सम निकालेंगे, सम ऑफ 15 वर्कर सैलरी, तो आप जो आपकी सैलरी है मीन है, दैट विल मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ वर्कर्स, आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वो टोटल सैलरी निकल जाएगी 15 वर्कर की। ओके, दिस इज द वे टू फाइंड दैट सम। सो आप सम ऐसे निकाल लेंगे आप आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, सो इट इज 1,27,500। द नेक्स्ट इज यू हैव टू गिवन मीन ऑफ 10 वर्कर्स सैलरी। अब मीन ऑफ 10 वर्कर सैलरी आपको क्या गिवन है, दैट इज you have to given 9,800। ओके, तो आप जब सम निकालेंगे इनकी सैलरी का, सो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 10, आपस में इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे सैलरी को, जो मीन सैलरी है उसको नंबर ऑफ वर्कर से, तो आपकी टोटल सैलरी निकल जाएगी 10 वर्कर्स की, सम निकल जाएगा आप कहीं तो इसको, सो इट विल बी 98,000 रुपीज। ओके, ये 15 वर्कर्स की सैलरी का सम है और ये 10 वर्कर की सैलरी का सम है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द 25 वर्कर सैलरी। ओके, तो उनका आपने मीन निकालना, एवरेज निकालना, तो फर्स्ट वी विल फाइंड द टोटल, ठीक है, वी विल फाइंड द सम ऑफ, सम निकालेंगे आप, सम ऑफ 25 वर्कर्स सैलरी, तो दोनों को ऐड करें, 1,27,500 में ऐड करेंगे 98,000। ओके, आफ्टर एडिंग यू विल बी गेट 2,25,500 रुपीज। अब आप मीन निकालेंगे क्योंकि आपको मीन निकालना था, मीन ऑफ 25 वर्कर्स सैलरी। फॉर्मूला वही रहेगा आप का, जो आपकी टोटल सम है उसको आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल सैलरी आपकी 2,25,500 और टोटल आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 25, तब आप इसको डिवाइड करेंगे, आफ्टर डिवीजन यू विल गेट 9,020 रुपीज। ओके, so this is the required answer and this is the way to find the question। ठीक है, आप देखेंगे कि 15 वर्कर की सैलरी का मीन आपका 8,500 था और 10 वर्कर की सैलरी 9,800 था, तो जब दोनों वर्कर की सैलरी को ऐड कर दिया तो उनका एवरेज निकला 9,020 रुपीज। The next question is the average salary of 19 worker is 12,000।
सो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, एवरेज सैलरी गिवन है 19 वर्कर की, एंड इफ द सैलरी ऑफ मैनेजर, और मैनेजर की सैलरी गिवन है, तो आपको फाइंड करना है जितने एम्प्लॉई हैं उस फैक्ट्री के अंदर, इस कंपनी के अंदर, तो उन सब की सैलरी का एवरेज निकालना है। तो देखो बेटा, इसमें आपके 19 तो वर्कर थे और एक मैनेजर था, तो मैनेजर भी तो एम्प्लॉय हुआ ना, तो टोटल कितने एम्प्लॉय हो चुके हैं, ठीक है, मैनेजर को इंक्लूड करें तो टोटल हो गए 20 एम्प्लॉय। ओके, तो लास्ट में आपने क्या करना है, 20 एम्प्लॉय की सैलरी का एवरेज निकालना है। ओके, तो सबसे पहले आप सम निकालेंगे इनका, तो 19 वर्कर का सम मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे करना है इसको। ओके, देखो, ये 19 वर्कर्स की सैलरी गिवन है, उनका एवरेज गिवन है 12,000, तो सम हो जाएगा आपका 2,28,000। मैनेजर की सैलरी 42,000 है, तो इनका टोटल पहले करो आप सम, यानी कि 20 एम्प्लॉयज की सैलरी का मीन निकालना है, तो आपके टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए हैं, 20 हो गए, 19 वर्कर थे, एक मैनेजर, तो 20 हो गए। सो 20 एम्प्लॉयज की सैलरी का सम आ जाएगा, दोनों की सैलरी ऐड कर दो, 19 वर्कर की और मैनेजर की, तो दैट विल बी द 2,70,000। अब मीन आपको फाइंड आउट करना था, तो 20 से इसको डिवाइड करो, सो आपका मीन सैलरी आ जाएगी 13,500। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस। ओके, 9 ऑब्जर्वेशंस का मीन आपको दिया हुआ है, दैट इज 35। लेटर ऑन इट was discovered that an observation 81 was misread as 18। ओके, बाद में क्या हुआ कि जब उसको देखा गया, आफ्टर डिस्कवर्ड इट इज फाइंड दैट कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन 28 1 थी, उसको गलती से 18 रीड कर लिया गया। ठीक है, सो फाइंड द करेक्ट मीन, तो आपको करेक्ट मीन निकालना है, तो पहले तो जो हमारा मीन है उसी को हम फाइंड आउट करेंगे। मीन ऑफ द 9 ऑब्जर्वेशंस क्या दिया, मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन 35, तो सम कितना हो जाएगा इनका, मल्टीप्लाई करवा देंगे 35 और 9 की, दिस इज 315। ओके, 315 टोटल सम हो गया 9 ऑब्जर्वेशंस का। अब उससे गलती क्या हुई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो हुआ क्या है एक्चुअली बच्चे, कि जो आपका 315 था, उसके अंदर 81 एक ऑब्जर्वेशन थी, उस 81 ऑब्जर्वेशन को गलती से कितना पढ़ा गया, जो सही चीज थी उसको तो इंक्लूड कर दिया और जो गलत थी उसको हमने निकाल दिया। गलती से कितना पढ़ा गया वहां पर, 18। ओके, मिसरीड एज 18, उसको 18 पढ़ लिया गया, तो हम, सो दैट इज द करेक्ट सम, दिस इज द करेक्ट सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस। ये 9 ऑब्जर्वेशन का सम था। इस सम में क्या मिस्टेक थी, कि इस सम में ये मिस्टेक थी बच्चे कि इसमें 81 की जगह 18 जो है वो रीड कर लिया गया था, तो हमने क्या किया, जो गलत चीज थी उसको तो बाहर कर दिया, माइनस कर दिया, और जो सही थी उसको ऐड कर दिया, तो ये आपका करेक्ट ऑब्जर्वेशन आ गई, करेक्ट सम आ गया। वी कैन से दैट दिस इज द करेक्ट सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस। तो आपको क्या निकालिए, इसको सोल्व करेंगे आप, 115 और 81 में से 18 सब्ट्रैक्ट होगा, दिस विल बी 63, 378। ओके, नाउ दिस इज करेक्ट, नाउ वी विल फाइंड द करेक्ट मीन। अब आप करेक्ट मीन निकालेंगे, ये करेक्ट सम है 378, इसको 9 से डिवाइड करेंगे, so it will be 42, तो 42 will be the correct mean of the 9 observations।